एक तो ये, दूसरा आप देखो क्या इलेक्ट्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस है? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? खुद हो रही है या देखो, सुनो सुनो, एक सेल है, उस सेल को तुमने रिमोट में डाला, उसने करंट देना चालू कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने सेल डाला फिर कोई बटन दबाया फिर करंट, वो करंट तो दे ही रहा है। घड़ी है, घड़ी पे सेल डाला तो वो सेल करंट तो दे रहा है, तो दैट मीन्स वो सेल जो आपको नेचुरली अपने आप ही करंट दे रहा है विदाउट यू डूइंग एनीथिंग, तो उस सिनेरियो में वो हो गया स्पॉन्टेनियस। यानी कि जितनी भी बैटरीज हैं, आपने एक बार पावर बैंक को चार्ज कर दिया, तो जब तक कि उसमें जितना चार्ज है तब तक कि वो आपका मोबाइल या जो लैपटॉप उनको चार्ज कर सकता है। तो वो बैटरी, वो सेल, छोटे छोटे आपकी घड़ी में जो डालने वाले जो बटन सेल्स आते हैं, सारे के सारे सेल्स, आपकी इन्वर्टर की बैटरी, जितने भी सेल्स है, आपकी गाड़ी में जो बैटरी लगती है वो बैटरी, ये सारी बैटरीज गैल्वेनिक सेल से ही बनी है। सबसे पहली ऐसी एक डेवलपमेंट जो हुई जहां पे आप करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हो ड्यू टू अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन, वो हमारा गैल्वेनिक सेल था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो गैल्वेनिक सेल इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस कैसी है? क्या ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आप चला जाएगा? नहीं, बैटरी हटा दी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी देते रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो रिएक्शन हो रहा है। एनर्जी हटाते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, एनर्जी है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन हो नहीं रहा। ठीक है, समझ लो। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, ये लिखते जाओ, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस बट दिस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आपका जो गैल्वेनिक सेल है दिस इज स्पॉन्टेनियस, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ये वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सही बात है? कोई दिक्कत इसके में तो बोलो। गैल्वेनिक इज स्पॉन्टेनियस एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो गया, तुमको फैन बंद कराने क्या? तो एक काम कर, मैं तेरे को चेयर ऐड कर, बहुत ज्यादा पास हो जाएगा। अब ये भी चला दूं तो फिर किसी को नहीं कम कर दे। सही कह रहे हैं, एक कम कर दे, बढ़ा रहा है बोल रहे, उधर कम कर, ब्रेन तो है ही नहीं। बस बस बस, ठीक है, इतना लिख लिया। मैकेनिकल में कैसे, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी, जैसे मैकेनिकल में बता दूं, मैकेनिकल में फैन चलाना, देखो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, अब वो इलेक्ट्रिसिटी को देखो फैन चलाना है, नहीं वो तो समझ गया, अंदर वहां से कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ कन्वर्ट क्यों करना, हो रही है अपने आप ऑटोमेटिक। इसको हमने चार्ज दे दिया बैटरी के थ्रू, वो चिपक गए जाके, तो केमिकल दो नए बन गए, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट था, उससे एक Na का जनरेशन हो गया क्लोरीन का, तो दो नए केमिकल तो बन ही रहे। मतलब अगर केमिस्ट्री में देखो तो हर कंपाउंड केमिकल ही है कहीं ना कहीं वैसे। ठीक है जी, अब आप इस इलेक्ट्रिसिटी का यार कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 10वीं में तुमने पढ़ा है कि मोटर बन जाती है, तो आप एक वायर में वो करंट दोगे, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और बीच में आप एक रोटेटर रख दोगे तो वो घूमना चालू करेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का तो तुम जो मर्जी कर लो, इससे बैटरी दोबारा चार्ज कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये हमारा बेसिक फंक्शनिंग है। अब देखो ये जब साइंटिस्ट ये बना रहे थे तो ये क्या कर रहा था, ध्यान से, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? तो कभी भी कैथोड एनोड डिसाइड नहीं करना नेगेटिव पॉजिटिव से। आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, कैथोड नेगेटिव, ठीक है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव। व्हेरेas गैल्वेनिक सेल में क्या है, गैल्वेनिक सेल तुम समझ रहे हो, राइट? गैल्वेनिक सेल है जो आपकी मोबाइल की, लैपटॉप की बैटरीज होती है, चार्ज कर दी एक बार तो 8 आवर्स 10 आवर्स तक, या जब तक उसकी लाइफ है, बैटरी लाइफ, तब तक वो आपको करंट देगा। ठीक है, अब देखो, अब इस साइंटिस्ट ने जो, जिसने भी गैल्वेनिक है, इसने क्या, देखो क्या सोचा, ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने लिया एक, मान लीजिए बीकर लिया, वेरी सिंपल रिएक्शन, कहता है कि एक बीकर अगर है और इस बीकर में हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, और उसमें उसने डाल दी कॉपर की रॉड, ठीक है, कुछ होगा, कुछ होगा, बताओ, ये भी कॉपर, अंदर कॉपर के एटम्स, और बाहर कौन घूम रहा है, कॉपर सल्फेट, which means you have Cu+2 and SO4-2, ठीक है। अगर आपने डाल दिया फिर से कॉपर सल्फेट, which is your CuSO4, और इसमें आपने डाल दिया Ag
NO3, तो कुछ भी नहीं होने का, क्योंकि Ag सिल्वर, सिल्वर लाइज बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीन। लेकिन अगर आपने देखा कि फॉर एग्जांपल एक और बीकर आपने लिया और उसमें आपने डाला कॉपर सल्फेट और उसके अंदर आपने डाल दिया जिंक रोड, तो कुछ होगा, ठीक है। फ्रॉम 10th ग्रेड एवरीबॉडी नोज कॉपर सल्फेट इज ब्लू विट्रियो, ब्लू कलर होता है इसका, कॉपर सल्फेट एवरीवेयर इज ब्लू विट्रियो, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही कि मैम यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे सिल्वर की रॉड है, दिस इज CuSO4 एंड दिस इज सिल्वर, और यहाँ हम बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं दैट देयर इज नो रिएक्शन, राइट, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव दैन कॉपर, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्यों? जब हम ये कहते हैं कि दिस इज लेस रिएक्टिव देन सो एंड सो एलिमेंट, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रही है, क्या लॉजिक है इसके? रिएक्टिव से क्या समझते हो? When I say a metal is reactive, what do you understand from this statement? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो मुझे बताओ कि उसका साइज भी बड़ा होगा, बिकॉज एनी फर्स्ट ऑफ ऑल सी आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। मान लीजिए आप बोल रहे हो कोई मेटल है और वो मेटल रिएक्टिव है, रिएक्टिव से मतलब कि कोई मेटल रिएक्टिव हो गया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा या रिएक्टिव मेटल कौन जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ नॉन मेटल्स केयर इलेक्ट्रॉन, तो एक अच्छा नॉन मेटल कौन जो जल्दी गेन करे। अच्छा गेन कौन करता है, छोटे साइज का एलिमेंट की बड़े साइज का एलिमेंट, और लूज जल्दी कौन करता है? तो मेटल बढ़िया कौन जो बड़े साइज का, और नॉन मेटल बढ़िया कौन जो छोटे साइज। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि whenever we are talking about this metal is reactive or a more reactive element, मतलब वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है, तो आप ये समझो कि देखो, अगर मैंने बोला सोडियम और मैंने बोला पोटेशियम, तो यू नो दैट पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो देखो अब मैंने लिखा NaCl और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया केस, और एक मैंने लिखा Na और KCl, एंड आई एम सेइंग प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। समझिएगा इस बात को। तो NaCl में आपको पता है कि Na के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, Na वाज एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, तो Na विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कैसा है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, यस और नो। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो Na पे कैसे चार्ज आ गया +1। पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो पोटेशियम पे आ गया -1, और पोटेशियम पे +1, क्लोरीन पे -1। दैट्स हाउ KCl और NaCl इज फॉर्म। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे कौन बैठा है? पोटेशियम, ठीक है। तो आप ये चीज समझो कि इन दोनों में जो मेटल है, जो एक ही कैटेगरी के, एक ही जाति प्रजाति के, पोटेशियम और सोडियम, समझ लो इनका क्या है कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा नेचर है उसका इलेक्ट्रॉन देने का। आप इसको ऐसे समझो जैसे व्हेनेवर यू आर इन नीड और आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप किसके पास जाओगे पैसे मांगने? एक ऐसा दोस्त जिसके पास खुद के पास ही नॉर्मल पैसे है ठीक ठाक, या एक ऐसा जो बहुत अमीर है जो पैसे दे के भी कहेगा ठीक है भाई नहीं भी रिटर्न करेगा तो मेरे को 1000-2000 का फर्क नहीं पड़ता। तो आप अमीर वाले के पास जाओगे ना, तो तुमको पैसे देकर वापस भी ना मांगे, तुम पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है। और जिसके पास मान लो चल यार कोई बैंक ऐसा बन गया दुनिया में कि तेरे को दे के वापस ही ना मांगे, कभी होने नहीं वाला ऐसा, तो ऐसा तुम कहाँ जाओगे? और छोड़ो मैं तुमको बताती हूँ, कई बार ऐसे रिश्तेदारों में भी लेन देन चलता है। क्यों चलता है? कि भाई बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपसे इंटरेस्ट रखवाएगा और आपके पीछे पड़ जाएगा कि जमा करो रिटर्न करो, अगले महीने से EMI बना देगा। तो क्या प्रेफर करते हैं कि भाई रिश्तेदारों में लेन देन हो जाता है, 1-2 महीने में लेन देके होके रिटर्न हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे स्ट्रेस नहीं है। बैंक के साथ क्या है, वहां पे एवरी मंथ यू हैव टू स्टार्ट पेइंग द EMI। कहने का मेरा मतलब ये है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। क्यों दिया? क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 287 था, है ना, एटॉमिक नंबर 17 था, कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 287 थी। 7 से क्या हुआ, उसको चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, तो सोडियम ने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन उसके आस पड़ोस में पोटेशियम भी बैठा है, और पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब कि पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वापस भी नहीं मांगेगा। इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज, तो सोडियम फिर भी वापस मांग ले
क्योंकि सोडियम इतना रिएक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है, लेकिन पोटेशियम का साइज बहुत बड़ा है, तो वो देने के बाद उसके चांसेस वापस मांगने के बेयर मिनिमम बहुत कम है। तो देन यहाँ पे अगर क्लोरीन कह रहा है तो क्लोरीन क्या करेगा भाई, ठीक है मैं Cl नेगेटिव रहता हूँ, आप इसे कैसे भी समझ लो कि क्लियर, क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन से रिटर्न करके पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्लोरीन को ज्यादा सिक्योरिटी की, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया है वो अब मुझसे वापस मांगने वाला कोई नहीं है। तो देयरफॉर Na को जब अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया तो Na तो न्यूट्रल हो गया, और पोटेशियम ने अब जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो क्लोरीन को दे रहा है, तो देन Cl becomes negative, पोटेशियम आफ्टर लूजिंग वन becomes K+, तो अब बॉन्ड किसका बन गया, KCl। So when I am saying कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है, इसीलिए अ मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव। तो इसको हटा दिया और पोटेशियम आ गया, तो इसको दूसरी तरह से तुम समझ लो कि हाँ मेटल और नॉन मेटल की जो फ्रेंडशिप है उसको तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग वाला तोड़ देता है, वीक वाला नहीं तोड़ता। ये ऐसे 10वीं में बच्चों को बता देते कि भाई इनकी दोस्ती में बाहर से ये तोड़ने आ रहा है जो भी, लेकिन लॉजिक समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे तुमको पोटेंशियल सीखने पड़ेंगे, तो जब आप पोटेंशियल सोल्यूशन पोटेंशियल्स पढ़ते हो तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव है, K+ है, और यहाँ कौन है, Na। तो ऑलरेडी उसको पता है कि यार इसने मुझे इलेक्ट्रॉन देके वापस मांगना नहीं, इसके पास जाऊंगा तो ये वापस मांग लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दिस इज लेस रिएक्टिव। तो ये Cl इसको रिटर्न नहीं करता पोटेशियम को अपने इलेक्ट्रॉन्स, और ना सोडियम के पास जाता, हेंस नो रिएक्शन, ठीक है। लॉजिक समझ पा रहे हो? तो अब आप ये चीज देखो कि जब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं बोल देती Na + NaC, अगर ऐसा कुछ खेल दो तो यहाँ पे ये हो सकता था, यहाँ पे हम एक तो बोल सकते हैं जी नो रिएक्शन, या यहाँ पे क्या चल सकता है कि दोनों ही बराबरी के, Na ने जो अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया और Na पे प्लस चार्ज आया, और ये Na न्यूट्रल बैठा है, तो Cl का मन करेगा तो वो कह सकता है कि भाई इसको दे दो, इसे ले लो, मतलब ये प्रोसेस चल सकती है, क्योंकि ये इसने हटा दिया फिर भी NaCl ही बनना है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे नो रिएक्शन, हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे लगातार लगातार हो सकता है ये Na इधर आ जाए, ये Na इधर आ जाए, तो लगातार यहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन शायद चल सकता है या चल रहा होगा, लेकिन हम इस सिनेरियो को नो रिएक्शन कभी नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे जितना इक्वली एबल ये है उतना ही एबल ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने, ठीक है। इतनी बात समझ में। आप देखो मैंने केसेस क्या क्या बनाए, मैंने बोला सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, यू नो दैट देयर इज नो रिएक्शन। तो ये रॉड, अगर 10 ग्राम की रॉड इसमें डिप करी है तो वो 10 ग्राम की रॉड 10 ग्राम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर सल्फेट है। अब आप देखो यहाँ बीकर में क्या हो रहा है, बीकर में बड़े सारे Cu+2 आयंस हैं, है कि नहीं। तो ये Cu+2 आयंस क्या कर रहे हैं, ये रॉड में एटम्स बैठे हुए हैं, समझना है इस बात को। तो ये एटम ऑब्वियसली मेटल के हैं, कॉपर एक मेटल है, मेटल का नेचर क्या होता है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ये कॉपर इस पर टकराएगा तो ऐसा हो सकता है ना कि ये जो कॉपर अंदर वाला बैठा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको दे दे, तो जब 2, देखना 1 2 3 4 5 6 7 कॉपर हैं अंदर सोल्यूशन के, देयर आर 7 कॉपर्स इनसाइड द सोल्यूशन, राइट। तो आप ये देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 कॉपर में एक कॉपर जब टकराया, अंदर जो कॉपर का मेटल बैठा है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए, क्योंकि अंदर भी मेटल है, और ऐसा तो है नहीं जितना स्ट्रॉन्ग बाहर है उतना ही स्ट्रॉन्ग अंदर भी है, दोनों की रिएक्टिविटी एग्जैक्टली सेम है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा,